अब अहमद शाह अगला बादशाह बना, जो है मोहम्मद शाह रंगीला के पास। जाहिर सी बात है ये भी कोई शहजादा ही होगा, बादशाह का बेटा होगा। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का ही बेटा था। मोहम्मद शाह रंगीला ने बाद में उधम भाई से शादी की थी, निकाह कर लिया था ना। तो उधम भाई और मोहम्मद शाह रंगीला का एक बेटा था, और वही कौन था? अहमद शाह। इसके टाइम पीरियड में भी चीज़ें वैसे ही चलती रहीं। इनफैक्ट इसने और भी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे काम किए। क्या बेवकूफ़ियाँ थी उसको हम लोग आगे देखेंगे। कुछ फैक्चुअल चीज़ें इसके टाइम पीरियड में ये कि सफदरजंग, अवध का जो नवाब था ना सादत खान के बाद, सफदरजंग को इसने अपना वज़ीर बना दिया। तो ये कहा जाए कि नवाब वज़ीर बन गया, क्योंकि अवध का नवाब भी था और मुग़ल साम्राज्य का वज़ीर। तो सफदरजंग के पास दो टाइटल थे, नवाब वज़ीर। हम्म। हाँ, तो ये यहाँ पे वज़ीर बन गया। और ठीक ठाक जो है यहाँ पे साम्राज्य में इसका एक रोल था, बढ़िया से कामकाज कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका रोल था, कई जगह पे इसका इंटरफेरेंस भी था। और सफदरजंग ने एक ट्रीटी की थी, एक एग्रीमेंट किया था मराठास के साथ 1752 में, 55 नहीं, 1752 में मराठा के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था? इसमें मराठा इस बात पे अग्री किए कि कभी भी मुगल साम्राज्य पे बाहर से या अंदर से कोई भी खतरा है, कोई बाहर का दुश्मन हो या फिर अंदर का ही दुश्मन क्यों ना हो, हम यानी कि मराठा मुगल साम्राज्य की रक्षा करेंगे। अब मराठा इतने जो है दिलदार थे नहीं कि वो बड़ा दिल कर किया कि सामने से अपनी सेना भेज के रक्षा करें। जाहिर सी बात है बदले में उनको भी कुछ चाहिए। तो यहाँ से बदले में क्या वादा किया गया कि आप हमारी रक्षा करिए, बदले में हम आपको 50 लाख रुपए पे करेंगे। आप हमारी सुरक्षा करिए, अब जो आप सुरक्षा करेंगे उसके बदले हम 50 लाख देंगे। साथ ही साथ कई सारी टेरिटरी भी इस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि मराठाओं को दी जाएगी। उसमें एक है आगरा, एक है आपका अजमेर, और दोआब रीजन जो है ये इसमें शामिल था। प्लस ये भी बोला गया कि चौथ पंजाब के इलाके से आप ले सकते हैं, और सिंध के इलाके से भी आप चौथ कलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वादा कर दी सफदरजंग ने। और अगेन यहाँ पे सफदरजंग ने बिना अहमद शाह की परमिशन से ये एग्रीमेंट किया था। इसलिए जब अहमद शाह को इस बारे में पता चला तो अहमद शाह ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा बादशाह है, समझदार है कि 50 लाख रुपए क्यों दे वो किसी और को, खुद ही अपनी रक्षा करेगा। एक बादशाहत वाली सोच है इसकी। लेकिन इसकी सोच पे या इसके किए कराए पे पानी फेरने वाली बात यह है कि इसने भी उतना ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया। जैसे कि नवंबर का महीना था, साल था आपका 1753। 1753 ने इसने अपने 2.5 साल के बेटे, जिसका नाम था महमूद, 2.5 साल के बेटे को पंजाब का गवर्नर बना दिया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, उसको गवर्नर बनाया। फिर 1 साल के छोटे से बच्चे मोहम्मद अमीन को उसने डिप्यूटी गवर्नर बना दिया पंजाब का। अब ये बादशाह कहाँ का है, उसको अपने समझ नहीं है कि पंजाब जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अफगानिस्तान बिल्कुल उसके बाजू में है, कहीं से भी अफगानिस्तान का शासक बादशाह कूद के आके हमारे पर हमला कर सकता है। ये सब फालतू की हरकत किए जा रहा था। ऊपर से पंजाब के बाजू में एक और आपका राज्य है ना इस टाइम पे, वो है कश्मीर। कश्मीर में भी इसने वैसा ही पागल भरा काम किया। हाँ बोलिए। अच्छा, ठीक। देखिए ज़्यादा हुआ नहीं वैसे। अब ध्यान से सारे लोग सुने। मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई 1748 में। उसकी डेथ के बाद अहमद शाह जो कि उसका बेटा था, वो गद्दी पे बैठता है। उधम बाई से मोहम्मद शाह रंगीला ने शादी की थी, तो उन दोनों से एक बच्चा हुआ था जो कि था अहमद शाह। तो अहमद शाह मुगलिया सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है।
इसके शासनकाल के दौरान जो वजीर रहा उसका नाम था सफदरजंग। और सफदरजंग कौन है? अवध के नवाब सादत खान का बेटा था। और सादत खान की डेथ के बाद सफदरजंग खुद अवध का नवाब बनता है। तो इस वक्त सफदरजंग वजीर प्लस नवाब दोनों है। बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन को ये हैंडल कर रहा था, सारे काम काज खुद कर रहा था, लेकिन एक तरीके से आधा बादशाह खुद भी बना हुआ था। इसी के चलते बिना अहमद शाह से पूछे 1752 में उसने मराठाओं से एक संधि की, एक समझौता किया। इस समझौते में ये फैसला किया गया कि मराठा कभी भी मुगल साम्राज्य खतरे में होगा किसी बाहरी दुश्मनी से या फिर आंतरिक दुश्मनी से, तो मराठा उनकी रक्षा के लिए यानी कि मुगलों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। बदले में मुगल्स मराठाओं को 50 लाख पे करेंगे, प्लस आगरा, अजमेर और दोआब के जो क्षेत्र हैं वो भी जो है मराठाओं को दिए जाएंगे, प्लस पंजाब और सिंध से मराठा जो है चौथ कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी जो है रिटर्न में इन्होंने गिफ्ट दे दी, जो कि सही नहीं थी। डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मूर्खतापूर्ण फैसला था। जब अहमद शाह को इस बारे में पता चला कि सफदरजंग ने बिना हमसे पूछे ये संधि, ये समझौता कर लिया, तो अहमद शाह जो है नाराज हुआ और उसने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे तो अपनी जहानत दिखाई अहमद शाह ने, लेकिन बेवकूफ़ी भरे काम उसने भर भर के किए। उसी बेवकूफ़ी भरे कामों की लिस्ट में एक पहली बात जो बताया वो ये कि नवंबर 1753 में उसने अपने 2.5 साल के बेटे महमूद को पंजाब का गवर्नर बना दिया। और उसके अंडर में 1 साल का बच्चा था मोहम्मद अमीन, उसको डिप्यूटी गवर्नर बना दिया। और वैसे ही कश्मीर में भी इसने किया। कश्मीर में सैयद शाह नाम था, 1 साल का ये भी बच्चा था, उसको गवर्नर बना दिया। और उसके अंडर में 15 साल के एक बच्चे को डिप्यूटी गवर्नर बना दिया। अब ये आपका हो गया पंजाब, ये हो गया आपका कश्मीर। अब बगल में है आपका अफगानिस्तान। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे बच्चों को ये क्या कर रहा है? गवर्नर बना रहा है, वहां का शासक बना रहा है। बहुत ही बेवकूफ़ी भरा वाला काम था। इसके पहले जो है अहमद शाह अब्दाली अटैक करके जा चुका था, जो कि खुद अफगानिस्तान का शासक था। अगले अटैक को ये खुद न्योता दे रहा था। तो जाहिर सी बात है ऐसे बादशाह किसी काम के हैं क्या? मुगल सल्तनत जो है सुरक्षित हाथों में थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? और वही हुआ भी। अहमद शाह अब्दाली जो है अटैक करता रहा। इसके टाइम पीरियड में भी इसने अटैक किया। पहला अटैक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में किया, फिर दूसरा अटैक किया 51 में, फिर तीसरा अटैक किया 53 में। एक के बाद एक इसी के टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किए। बहरहाल इसके टाइम पीरियड में एक और जो है झगड़ा होती है, एक तरीके से संघर्ष होता है। वो क्या संघर्ष होता है? सफदरजंग नवाब है यहाँ का, ठीक ना? सफदरजंग नवाब है अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे, मतलब अवध का नवाब भी है और अहमद शाह अब्दाली कह रहे हैं, अहमद शाह का जो है वजीर भी है। इसी मुगल साम्राज्य में एक और ऑफिशियल था जिसका नाम था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क और सफदरजंग के बीच में एक संघर्ष होता है, झगड़ा होती है एक तरीके से। और झगड़ा क्यों होती है? झगड़ा थोड़ा सा यहाँ पे धोखेबाजी वाली बात थी, दिल तोड़ने वाली बात थी। इमादुल मुल्क एकदम छोटा था, जब से मतलब एकदम कम उम्र से ही इमादुल मुल्क की देखभाल की थी सफदरजंग ने। सफदरजंग ने इमादुल मुल्क को अपने बिल्कुल बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। और उसी की बदौलत कह लीजिए मुगल साम्राज्य में उसकी एक अच्छी पोस्ट थी, एक अच्छा ओहदा था। लेकिन जब इमादुल मुल्क जवान हुआ, बड़ा हुआ, आजकल के बेटों की तरह बेटे बड़े होते हैं माँ बाप को फेंक देते हैं ना, वही काम इमादुल मुल्क ने किया। जब बड़ा हो गया, यंग हो गया, एडल्ट हो गया, तो सफदरजंग से ये लड़ाई शुरू कर दिया।
और कहने लगा कि नहीं, वज़ीर हम बनने के काबिल हैं, हम डिज़र्व करते हैं, गद्दी पे अधिकार मेरा है। तो इसी के चलते दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अनफॉर्चुनेटली सफदरजंग इस युद्ध में हार जाता है और इमादुल मुल्क जीत जाता है। सफदरजंग जब हार गया तो वो ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बेचारे का दिल भी टूटा था, इसलिए वो वापस अवध लौट जाता है, वज़ीर के पद को छोड़ देता है और 1754 में ही बेचारे की डेथ भी हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद अवध में शुजाउद्दौला अगला नवाब बनता है, वो एक अलग कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। और इमादुल मुल्क का रास्ता यहाँ पे साफ हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य में अब हस्तक्षेप करने की बारी थी आपके इमादुल मुल्क की। और इमादुल मुल्क ने पहला काम क्या किया, अहमद शाह को ही टपका दिया और अहमद शाह की डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद जहांदर शाह का एक बेटा था जिसका नाम था आलमगीर टू। आलमगीर टू को ये गद्दी पे बिठा देता है और आलमगीर टू 1754 से लेके 1759 तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है। ठीक है। अब इमादुल मुल्क क्या है, एक किंग मेकर की तरह बन गया है। आलमगीर टू को अब ये अपनी उंगलियों पे बिल्कुल नचा रहा है। आलमगीर टू को जो है टॉर्चर करता था एकदम। इसी के टाइम पीरियड में अनफॉर्चुनेटली अहमद शाह अब्दाली भारत पे अटैक करता है फिर से, और वो साल था आपका 1756। अहमद शाह अब्दाली का भारत में ये चौथा आक्रमण था। जी बोलिए। अहमद शाह अब्दाली बोल रहे हैं। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और एक अहमद शाह जो अभी बताए हैं वो मुगल साम्राज्य का बादशाह था। दोनों का नाम अहमद शाह है, दोनों इत्तेफाक से एक ही टाइम पे थे, लेकिन ये सिर्फ अहमद शाह था जो मुगल का था और वो अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, समझ आया। तो अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर टू के टाइम पे चौथी बार भारत पे आक्रमण किया और रास्ते में ये कई सारी टेरिटरीज जीता, जैसे कि पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, सरहिंद हो गया, कश्मीर हो गया। और इतनी सारी टेरिटरी, और ये सारी टेरिटरी कहाँ की थी, आपके नॉर्थ वेस्ट की थी। और इन सारी टेरिटरी को जीत के इसने तिमूर शाह, इसको इन सारी टेरिटरी का गवर्नर बना दिया। इसी बीच रोहिल्ला एक सरदार था। रोहिल्ला, रोहिलखंड एक जगह है ना उत्तर प्रदेश में। रोहिल्ला एक सरदार था जिसका नाम था नाजिबुद्दौला। नाजिबुद्दौला जो है पहुंचा अहमद शाह अब्दाली के पास और बोला कि देखो, मुगल साम्राज्य में बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल। तुम भले ही नॉर्थ वेस्ट में तैमूर शाह को गवर्नर बना दो, लेकिन दिल्ली में मुगल साम्राज्य खतरे में है, क्योंकि आलमगीर टू का जो वजीर है इमादुल मुल्क, वो आलमगीर टू को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत तकलीफ देता है। तो मुगल साम्राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ पे मौजूद रहें। और नाजिबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली से ये गुहार लगाई कि तुम हमको मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी बना दो, ताकि आलमगीर टू की सुरक्षा हम कर सकें इमादुल मुल्क से। अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि ठीक है। जी, क्यों, क्या नहीं समझ में आया बताइए। उन्हें सारे इलाकों को अहमद शाह अब्दाली के पास गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का भारत में वर्चस्व हो गया, आलमगीर टू तो किसी काम का था नहीं। तो उसी की अहमद शाह अब्दाली की पावर को देखते हुए नाजिबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के पास गया कि मुगल साम्राज्य बड़ा खतरे में है। इमादुल इमादुल मुल्क जो है
आलमगीर टू को बहुत परेशान करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको टॉर्चर करता है, इसलिए आलमगीर टू की जान खतरे में है। उसकी रक्षा करने के लिए आप हमको मीर बख्शी बना दीजिए। ठीक है, तो इस पर अहमद शाह अब्दाली ने इस बात पे उसको अग्री किया और नाजिबुद्दौला को मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी अपॉइंट करके वापस अफगानिस्तान लौट गया। ठीक है। हम्म। जी। नाजिबुद्दौला जो है रोहिलखंड जो है ना, एक इलाका है उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे भी था। और उस टाइम पे वो भी मुगल साम्राज्य के अधीन आता था, लेकिन वहां पे लोकल सरदार होते थे उस इलाकों के। ठीक है, तो उसी इलाके का एक लोकल सरदार था, चीफ था, जिसका नाम था नाजिबुद्दौला। ठीक है। जी। हम्म। हम्म। मैं सही बोला है। हाँ, गद्दी पे बैठाया था, लेकिन किंग मेकर की तरफ बन के वो सारी पावर खुद अपने हाथ में लिया हुआ था। और ये लोग ये, हाँ, इमादुल मुल्क प्लस, अब ये कहानी सुनिए आगे। इमादुल मुल्क तो परेशान कर ही रहा था, और नजीबुद्दौला जो है क्या बन गया, मीर बख्शी बन गया ना। किस शर्त पे, कि वो आलमगीर टू की रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि ये भी एक नंबर का लालची था, मीर बख्शी बन गया। मीर बख्शी बनने के बाद ये और इमादुल मुल्क दोनों मिलके आलमगीर टू को टॉर्चर करना शुरू कर दिए। कहानी तो यहाँ तक है कि आलमगीर टू का कपड़ा निकाल के वो लोग सामने बैठे रहते थे, और तंदूर जो रोटी बनाने वाला होता है ना, उस तंदूर में लोहे का सरिया डाल के लाल करके गर्म करते थे, फिर उसकी बॉडी पे टच करते थे। और फिर जब आलमगीर टू तड़पता था जल के, तो ये लोग एंजॉय करते थे। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये क्या है, ये सैडिस्ट लोग हैं, यानी कि दूसरों को तकलीफ में देख के या दे के जो अंदर से खुश होते हैं, वो सैडिस्ट होते हैं। तो इमादुल मुल्क प्लस नाजिबुद्दौला दोनों उसी खेत के मूली मूला थे। सिर्फ, हाँ, सिर्फ यही दोनों नहीं, नाजिबुद्दौला का एक बेटा भी था, जिसका नाम था जबीता खान। ये भी वही काम कर रहा था, तीनों मिलके इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि मतलब वो बादशाह जैसी उसकी औकात ही नहीं थी। और इतना खौफ था पूरे दरबार में कि आलमगीर टू का एक बेटा था, जिसका नाम था शाह आलम, जिसको शाह आलम टू भी कहते हैं। ये खौफ के मारे मुगल दरबार छोड़ के अवध भाग गया, और अवध जाके सुजाउद्दौला जो कि वहाँ का नवाब था, उसके यहाँ उसने शरण ले ली। ये पहली बार ऐसा था कि कोई बादशाह जाके अपनी राजधानी, होने वाला बादशाह जो है, अपनी राजधानी छोड़ के किसी नवाब की शरण ले रहा है। ठीक है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इमादुल मुल्क और नाजिबुद्दौला की क्रुएलिटी को, कि कितने क्रूअल थे ये दोनों। ठीक है। बहरहाल तो इस ऐसे ही जो है धीरे धीरे आलमगीर टू की बेचारे की डेथ हो जाती है। कुछ काम काज इसके टाइम पीरियड में हुआ नहीं, और अगला जो अब उत्तराधिकारी था, जाहिर सी बात है कि आलमगीर टू का बेटा ही गद्दी का वारिस था, और वो था आपका शाह आलम टू। शाह आलम टू जो है 1759 से लेके 1806 तक शासन करता है। अच्छा खासा पीरियड है ना, लंबा वक्त। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें, अच्छा एक चीज़ और ये है कि शाह आलम का नाम अली गौहर भी था। हम्म। तो दिक्कत क्या थी इसके टाइम पीरियड में? दिक्कत ये थी कि अभी हम बताए थोड़ी देर पहले कि आलमगीर टू को ये लोग इतना प्रताड़ित करते थे कि शाह आलम टू अभी बादशाह बना नहीं था, छोड़ छाड़ के भाग गया था अवध। राइट, याद है ना? तो शाह आलम टू अगला मुगल बादशाह तो बना,
लेकिन उसने अपनी बादशाहत वहां राजधानी में बैठ के घोषित नहीं की, बल्कि उसने अपनी बादशाहत घोषित की अवध में बैठे बैठे, सुजाउद्दौला की शरण में। लेकिन वहां बैठे बैठे वो पूरा साम्राज्य चला नहीं सकता था, उसको वहां वापस जाने की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन इसके सामने परेशानियां जो हैं भरी पड़ी थी, एकदम चारों ओर से ये घिरा हुआ था। 1761 में इसका युद्ध हो जाता है अंग्रेजों से और बंगाल से, और उस बैटल को बोलते हैं, उस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ हिल्सा। ये हुआ आपके 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ, नोट करिए। एक तरफ तो था आपका शाह आलम, और दूसरी तरफ आपके थे बंगाल प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अब जब बंगाल पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में शाह आलम की हार हो जाती है। अब बेचारा शाह आलम फिर से परेशान, गद्दी तो मिल नहीं रही है, अवध में फंसा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध भी हार जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा था, वो था मराठा के साथ गठजोड़। बात है आपके 1772 की। ठीक है, 1772 में एक मराठा सरदार था जिसका नाम था महर्षि सिंधिया, और ये ग्वालियर का था। महर्षि सिंधिया ने क्या किया, हम्म तो 1772 में मराठा सरदार जिसका नाम था महर्षि सिंधिया, इसने शाह आलम की मदद की। दोनों मिलकर थोड़ा बहुत पावरफुल हुए, और मराठा के प्रोटेक्शन में, मराठाओं की सुरक्षा में शाह आलम दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली की गद्दी पे विराजमान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी खोई हुई गद्दी वापस मिल जाती है। लेकिन वापस मिली कैसे, मराठाओं की मदद से। तो अल्टीमेटली अब मुगल यहाँ पे मराठाओं के अधीन हो चुके थे। इनडायरेक्टली कह लीजिए तो मराठा साम्राज्य अब दिल्ली तक फैल चुका था। मुगल साम्राज्य का अस्तित्व तो था, लेकिन उसका उसकी कोई अब हैसियत नहीं बची थी। तो मुगल साम्राज्य कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप इसका अंदाजा साथ में लगाते रहिए। ठीक है, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला। 30 साल बाद, बात है आपके 1803 की। 1803 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। और दिल्ली को जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लॉर्ड लेक ने अपने कब्जे में लिया, मुगल साम्राज्य फिर से क्या हो गया, अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया, एक तरीके से पेंशनर बन गया, पेंशन पे जीने वाले बन गया। अब यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली जीता और मुगल साम्राज्य फिर से एक पेंशनर बन गया, पेंशन पे जीने वाले बन गया, यही बोले ना। इसमें एक खास वर्ड ये है, हम बोले फिर से, तो सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले कब पेंशनर बने थे। आया मन में किसी के कि नहीं आया? नहीं आया? आप लोग सुन रहे हैं कि सो हो गए? तो जो पूछ रहे हैं वो समझ में आया? हाँ। हाँ, तो एक बार और, कब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए थे या उनसे पेंशन पे जी रहे थे? कुछ है याद आप लोग को? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहले पढ़े ही होंगे। चलिए, मत दिमाग दौड़ाइए। एक युद्ध हुआ था, ठीक है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। एक युद्ध हुआ था बक्सर में, 1764, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध सुने? बक्सर के युद्ध के बाद मुगल एम्पायर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। ठीक है,
और वो टाइम पीरियड किसका था? शाह आलम का ही था। और शाह आलम ने समझौता किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि अब तुम्हारी अपनी पावर खत्म, अब तुम हमारी पेंशन पे जियोगे, हम तुमको 26 लाख रुपए देंगे और काम सारा हमारे हिसाब से होगा। ठीक है, बक्सर में ये समझौता हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद। तो जैसे ही ये समझौता हुआ 1764 में, तो 1764 से शाह आलम टू की पेंशन शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पेंशन पे मुगल एम्पायर अब चलने लगा। लेकिन 1772 में महर्षि सिंधिया की मदद से शाह आलम वापस कहाँ पहुंचा था? दिल्ली ना। हाँ, तो मराठाओं की मदद से क्या हो गया? शाह आलम टू फिर से मुगल साम्राज्य की वास्तविक गद्दी पे बैठ गया, अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा अब। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि अब तुम हमारी तो सुन नहीं रहे, मराठाओं की मदद से तुम गद्दी पे बैठ गए, तो पेंशन तुम्हारी बंद। ठीक है, तो इसलिए पेंशन बंद हो गई थी। फिर 1803 में जब लॉर्ड लेक ने दोबारा दिल्ली पे कब्जा किया ना, तो कब्जे के साथ ही फिर से मुगल साम्राज्य की गद्दी इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली और नाम मात्र शाह आलम टू को बैठा दिया और उनको पेंशन देके कामकाज करवाना शुरू कर दिया। क्लियर है? फिर से पेंशन पे जीने लगे। हाँ, तो एक तरीके से मुगल साम्राज्य तो बचा है, लेकिन वो जी किसकी बदौलत रहे हैं? समझिए कि एक तरीके से सैलरी मिल रही ना मुगल बादशाह को, तो कहीं का बादशाह है वो, नाम मात्र ही बचा। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। ठीक। हाँ, तो क्या कह रहे थे? बहरहाल, तो यहाँ तक पेंशन की ये कहानी आपको क्लियर हो गई। दूसरी एक बात यहाँ पे ये है कि नाजिबुद्दौला, नाम याद है ना? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, आगे अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा घुसिएगा मत, बस इतना सुनिए कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, ये शाह आलम टू का ही टाइम पीरियड था। तो उस टाइम पीरियड में नाजिबुद्दौला ने मराठाओं के खिलाफ जंग लड़ी थी और मराठा उससे बहुत गुस्सा थे। और मराठा इतने गुस्सा थे कि उन्होंने इसके बेटे गुलाम कादिर को भी अपने जो है कैद में कर लिया था। अरे नहीं, उसका नहीं था। आई थिंक ये जो है, अच्छा चलिए गुलाम कादिर को छोड़िए, इसको रीचेक हम करेंगे। बहरहाल, तो नाजिबुद्दौला ने क्या किया था, मराठाओं के खिलाफ जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ पानीपत में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो मराठा बहुत गुस्सा थे नाजिबुद्दौला से, नाजिबुद्दौला को भी परेशान करते थे, धमकियां देते थे, उसके बेटे को भी परेशान करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि 1788 आपका साल चल रहा था और मराठा क्या थे, शाह आलम टू के साथ मिलकर दिल्ली पे राज कर रहे थे ना। तो इत्तेफाक से मराठा किसी काम की वजह से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। इसी चीज का फायदा उठाया नाजिबुद्दौला के बेटे ने और मराठाओं का गुस्सा निकाल दिया। और शाह आलम, मुगल साम्राज्य पे तो ये लोग जो है प्रताड़ित करते ही थे शासकों को, बादशाहों को। तो इन सारी चीजों का गुस्सा उसने निकाला शाह आलम टू पे, और शाह आलम टू की आंख में जो है सरिया लोहे की गर्म करके उसकी आंख में उसने घुसेड़ दी और शाह आलम को अंधा कर दिया। जब मराठा वापस लौटे तो उन लोग को पता चला। क्या चीज? नहीं नहीं, मराठा के लोग नहीं, नाजिबुद्दौला का बेटा था। ठीक है, क्योंकि उसका नाम, वही तो कंफ्यूज है, मेरे ख्याल से गुलाम कादिर था या ऐसे कुछ था, वही हम बोले रीचेक करेंगे। तो फिलहाल बेटा समझिए। तो मराठाओं से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, शाह आलम टू को अंधा कर दिया, उसकी आंख में जो है गरम गरम सरिया लोहे का जो छड़ होता है ना, उसको घुसा दिया और वो अंधा हो गया। बाद में मराठाओं को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने, वो वापस आया और उसके बेटे को कैद में रखा और बाद में उसको भी मार दिया और वापस फिर शाह आलम टू को मराठाओं ने गद्दी पे बैठा दिया। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि मराठाओं से दुश्मनी थी नाजिबुद्दौला की, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इतनी क्या दुश्मनी थी कि शाह आलम टू की आंख फोड़ दी उसने। तो एक कहानी ये भी है कि शाह आलम टू जो है उसके बेटे में इंटरेस्टेड था, तो उसने उसका
बदला ले लिया। तो बहरहाल इस तरीके से वो दिल्ली की गद्दी पे शाह आलम 2 वापस बैठता है, लेकिन फिर फाइनली 1803 में वो अंग्रेज़ों के फिर से गुलाम हो जाते हैं और इसका शासन चलता है 1803 तक। 1803 में इसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद अगला जो मुगल बादशाह गद्दी पे बैठता है वो है अकबर टू, जो 1806 से लेके 1837 तक मुगलिया सल्तनत का बादशाह रहता है। कुछ खास काम करता नहीं है। एक चीज़ इसकी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय, इसमें जो राजा टाइटल दिया वो दिया था किसने? आपके अकबर टू ने। फिर 1837 से लेके 1858 तक शासन होता है आपके बहादुर शाह जफर का, और 58 में बहादुर शाह जफर की उसके बेटों समेत जो है मौत हो जाती है और मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, कहानी खत्म आप लोग की। किसी को कोई